नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। तो देवभूमि उत्तराखंड में दरअसल विकास और सुशासन के 4 वर्षों की उपलब्धियों को समर्पित भव्य कार्यक्रम आज हरिद्वार में आयोजित किया गया, जहां पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो साथ ही करोड़ों की लागत से तैयार 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। वहीं इस दौरान मंच के सामने जुटी युवाओं की भीड़ और नारेबाजी के बीच अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के बीच गृह मंत्री ने युवाओं को शांत रहने की हिदायत दी और बाद में माहौल को नरम करते हुए उन्हें जुगर के टुकड़े कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है, वहीं नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया है। यह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज देश में गुलामी की मानसिकता वाले अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को भारतीय आत्मा के अनुरूप बनाया गया है, जहां दंड नहीं बल्कि न्याय महत्वपूर्ण है। आदरणीय गृह मंत्री जी, यह आपके दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों पर प्रभावी अंकुश लग पाया है। जिन क्षेत्रों में कभी अशांति और भय का माहौल हुआ करता था, आज वो क्षेत्र विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कश्मीर के जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराना भी एक चुनौती माना जाता था, आज वहां पूरे गर्व और सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आपके दृढ़ निश्चय के कारण ही आज भारत को नक्सलवाद और आतंकवाद का सफाया करने में निर्णायक विजय प्राप्त होने जा रही है। आज के अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का समग्र विकास और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाली डबल इंजन की सरकार चाहिए या विकास के नाम पर केवल अपनी तिजोरियां भरने वाली कांग्रेस। अब ये आपने सोचना है, आपको समान नागरिक संहिता चाहिए या धर्म की आड़ या कानून का मखौल उड़ाने वाली मुगल प्रस्त सोच चाहिए। आपको नकल विरोधी कानून चाहिए जिसको लागू करने के बाद हम 28,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने में सफल रहे हैं, या खुलेआम सरकारी नौकरियों की बोले लगाने वाली कांग्रेस। आपको देवभूमि के देवत्व और अस्मिता की रक्षा करने वाली भाजपा चाहिए, या राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे कुकृतियों को खुली छूट देने वाली कांग्रेस चाहिए। आपको धर्मांतरण विरोधी, दंगारोधी कानून या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति वाली ये कांग्रेस चाहिए। आपको मदरसा बोर्ड समाप्त करके सबको एक समान शिक्षा से जोड़ने वाली भाजपा चाहिए, या अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस। और आज इस विशाल समारोह में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले पूरे देश की आस्था जहां पर निवास करती है, पूरे देश के सभी अखाड़ों के, सभी प्रकार के संगठन के संतगण जहां निवास करते हैं, वो देवभूमि उत्तराखंड को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के साथ यहां विद्यमान अनेकानेक तीर्थों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मौका है धामी जी की सरकार के 4 साल पूरा होने का, मगर इसके साथ साथ मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। 9 साल भी आज
अभी अभी मोदी जी आए थे, उत्तराखंड के 25 साल का महोत्सव शुरू कर गए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे। और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया था। एक कांग्रेस के सो कॉल्ड विद्वान कह रहे थे, छोटे राज्य कैसे टिकेंगे, इनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलेगी। अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आज तीनों राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। वहीं आपको बता दें कि गोल्डविन्ना होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जहां पर बैठक के बाद बीजेपी नेताओं में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर खासा उत्साह और आत्मविश्वास दिखाई दिया। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने संगठन को और मजबूत करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर चर्चा की। वहीं बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने कहा कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया है और इसी रणनीति के साथ बीजेपी एक बार फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। आज हमें देश के गृह मंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला। ये वर्ष चुनावी वर्ष है, इसलिए कार्यकर्ताओं की संतुष्टि और संगठन का विस्तार, 2 विषयों पर आपकी बैठक केंद्रित रही। अभी SIR चलने वाला है, उसमें भी हम लोग BLA टूल बनाकर और जो वोट ऐसे जो अब दुनिया में नहीं है, 2 स्थान पर वोट ऐसे वोट करने चाहिए, ऐसा उनका संगठन को एक प्रकार से मार्गदर्शन रहा। और मैं कह सकता हूं कि 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी सांसद विधायक आप लोग विधानसभा के प्रत्येक न्याय पंचायत तक जाएं, कार्यकर्ताओं की भी सुने और जन समस्या को समाधान का भी वो सरकार के माध्यम से उसका समाधान करें। और धीरे धीरे चुनाव की दृष्टि के जो कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम का एक स्वरूप बूथ स्तर पर केंद्रित है, ऐसा उनका मानना। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पी रावत हमारे साथ है। मैडम, क्या बैठक में दिशा निर्देश आप दिए गए हैं 2027 को लेकर, क्या पूरी जानकारी? बस जिस प्रकार से आगे अभी क्योंकि चुनाव है, 1 साल से भी कम हम सबके पास है अब चुनाव को लेकर, तो दिशा निर्देश यही थे, सबका हालचाल पूछना कि संगठन का काम कैसा चल रहा है, प्रशिक्षण हमारे हो रहे हैं और उसके अलावा
SIR का जो काम शुरू हो रहा है और आ रहा है, उसके चलते उन्होंने उसमें कोई कठिनाई आ रही है या क्या है, उस बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा मैम, क्या चुनावी लिहाज से अगर देखें तो आज जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ है, 4 साल बेबी साल, क्या हैट्रिक लगाने वाली है बीजेपी? बिल्कुल लगाएगी, 100% लगाने वाली है। और हैट्रिक कैसे लगाएगी, आपने देखा कि पूरी जो हमारी रैली हुई उसमें किस प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने सबसे एक कहा कि हम पूरा एक कैसे सबको एक कसम दिलवाई और कहा कि नहीं, आप सबको ये प्रण लेना होगा कि कैसे हम तीसरी बार फिर से जीत के आएंगे। तो सब लोगों ने वहाँ बैठकर प्रण लिया कि भाई हम तीसरी बार फिर से भाजपा सरकार लेकर आएंगे। ऐसी रैली में भी हुई, यहाँ भी इसी प्रकार की। उधर आपको बता दें, गैरसैंण में आयोजित होने वाले बजट सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का उद्देश्य सत्र में व्यवधान डालना रहता है और वे गैरसैंण के नाम पर सिर्फ राजनीति करता है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि सरकार की कोशिशों के बावजूद विपक्ष लगातार हंगामा करता है, जिससे कि सदन की कार्रवाई प्रभावित होती है। 100%। जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास एक मौका था गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का, उन्होंने नहीं करी। जब भी गैरसैंण की बात आई है, अगर आप देखिएगा सत्र चलने के दौरान अगर वहां पे सबसे ज्यादा हंगामा किया गया है तो विपक्ष के माध्यम से किया गया। सत्र नहीं चलने की कार्रवाई अगर हुई तो विपक्ष के माध्यम से नहीं हुई। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सुबोध उनियाल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो लगातार विपक्ष को अप्रोच करते रहे कि आप लोग सत्र चलाइए, हम आपकी बात मान रहे हैं, आप सत्र चलाइए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने भी हमारे मित्र हैं वो गैरसैंण में सत्र चलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वहां बैठने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे से उनको कैसे फायदा हो जाए गैरसैंण के नाम से, बरारी सैन के नाम से, उस पर उनकी ज्यादा सोच रहती है। वहीं अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस बार यात्रियों की भीड़ बढ़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए समय से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल यात्रा को ग्रीन और प्लास्टिक मुक्त किया गया था, इस बार भी प्लास्टिक फ्री यात्रा का संदेश दिया जाएगा। ये चारधाम की जो आने वाले समय में यात्रा है, अभी आयुक्त महोदय ने ऋषिकेश में उसकी बैठक भी लिया था और उसकी तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्ष ग्रीन चारधाम यात्रा का एक संदेश और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जो प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा है उसको किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण कहीं कहीं हम सबके लिए एक समस्या बना हुआ है। और प्लास्टिक फ्री यात्रा इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हतोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक शौचालय हैं, टॉयलेट्स हैं, जो पीने के पानी की व्यवस्था है, जो पैदल ट्रैक है जो केदारनाथ जी को जाता है, उसको ठीक करने के साथ ही साथ जो दूसरे सड़क मार्ग हैं उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि चारधाम की यात्रा अच्छी होगी और सुरक्षित भी। वहीं उधर आपको बता दें कि देहरादून में नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अंतिम चरण पर है और साथ ही साथ जल्द ही इसे आम जनता के लिए खोला जाएगा। बता दें आपको कि ये फूड कोर्ट रायपुर थाना रोड पर स्थित है और इसमें 31 संगठित दुकानें होंगी। इस फूड कोर्ट में कई राज्यों और देशों के व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि ये फूड कोर्ट दरअसल शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का स्थल होगा और साथ ही ये फूड कोर्ट स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप देहरादून जल्द ही एक नए फूड डेस्टिनेशन का लाभ उठाएगा। देहरादून में को चिन्हित किया गया था 100 ऐसे शहरों में जहां पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था। उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है, उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है।
निश्चित रूप से ये अपने आप में जो सड़क पर वेंडिंग को लेकर के समस्या उत्पन्न होती है ट्रैफिक मूवमेंट की, और एक आदर्श फूड जो स्ट्रीट फूड के कई सारे प्रशंसक हैं उन सभी के लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट होगी, जिससे कि ट्रैफिक और सब में सुगमता के साथ साथ एक अच्छा एसेट डेवलप हो जाएगा सिटी के लिए। और इस साइट में पर्याप्त पार्किंग स्पेस रहे, सिटिंग एरिया अच्छा रहे और सारी पब्लिक यूटिलिटीज़ हों, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। उधर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की केवाईसी की प्रक्रिया जारी है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड धारकों की केवाईसी को पूरा करने के लिए जनपदों को 15 मार्च तक का समय दिया गया है। वहीं देहरादून की बात करें तो जिले में अब तक का 64% केवाईसी का कार्य पूरा हो चुका है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों की केवाईसी में तकनीकी समस्या आने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग तय समय पर सभी की केवाईसी पूरा करने के प्रयास कर रहा है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी अपने राशन कार्ड की केवाईसी जरूर करा लें। हमारे जो है जनपद में लगभग 64% यूनिटों का जो है केवाईसी किया जा चुका है, जिनकी संख्या लगभग 9,56,000 है। और जो रेस्ट बचे हैं इनकी भी केवाईसी के लिए हमें 15 मार्च तक का सरकार ने समय दिया है, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इसको उससे पहले इसको कंप्लीट कर लें। इसमें थोड़ी टेक्निकल समस्या कुछ आ रही है। जो बच्चे जो इनकी 5 साल से कम वाले एज वाले हैं तो उनकी केवाईसी नहीं हो रही, क्योंकि उनको पहले एक बार अपना आधार कार्ड अपडेट करना पड़ता है, तो उसके बाद करना पड़ा। तो उनको अगर हम उनकी संख्या उसमें से घटा दें तो हम लगभग 90% हमारा टारगेट है जो हम 15 मार्च तक पूरा करना है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको 15 मार्च तक इसे पूरा कर लें। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने जनपद देहरादून के समस्त कार्डधारकों से अनुरोध करते हैं कि जो भी जिनके भी केवाईसी रह गई है, शेष रह गई है, वो अपने क्षेत्र की किसी भी आसपास की दुकान पे जाके और अपना आधार कार्ड ले जाएं और अपना केवाईसी एज सून एज पॉसिबल करा लें। उधर आपको बता दें, देहरादून में 8 मार्च से शुरू होने वाले झंडा मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है, और वहीं सिटी एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एसपी ने बताया कि झंडा मेले की सुरक्षा सख्त होगी और साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से भी मेले की निगरानी की जाएगी। उधर देहरादून के अंबाड़ी गांव के 2 परिवार ईरान में युद्ध के बीच फंसे अपने परिजनों को लेकर चिंतित हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जाकिर हुसैन अपनी बेटी और उसके परिवार की सुरक्षित वापसी को लेकर परेशान हैं, जबकि अयूब खान अपने भतीजे की सलामती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। परिवारों का कहना है कि कुछ समय से संपर्क भी नहीं हो पाया है और युद्ध की स्थिति को देखते हुए वे भारत सरकार से जल्द मदद की अपील भी कर रहे हैं। ईरान में चल रहे युद्ध की वजह से उत्तराखंड में देहरादून जिले के अंबाड़ी गांव के 2 परिवारों की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि इन परिवारों के सदस्य ईरान में युद्ध के बीच फंसे हुए हैं और भारत में रह रहे परिवार अपने प्रियजनों की खैर खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गांव के ही जाकिर हुसैन अपनी बेटी को लेकर चिंतित हैं, जो कि अपने पति और बच्चों के साथ ईरान में रहती हैं। पिता का कहना है कि उनकी बेटी से कुछ दिन पहले आधे मिनट तक ही बात हो पाई थी, उसके बाद से बातचीत नहीं हो पाई है। ईरान में मेरी बिटिया है और दामाद है, बिटिया का एक लड़का है, भाई हैं, भाई के बच्चे हैं और उनके बच्चों के बच्चे भी हैं जी। क्या कब बात हुई थी आपकी, आखिरी बार बात कब? मेरी परसों रात को करीब 10 बज के कुछ मिनट पे या 10 बजने के कुछ मिनट पे सिर्फ आधा मिनट या 1 मिनट बात हुई थी, बाकी कुछ नहीं बता पाई। वो कहने कि हम ठीक है, आप फिक्र मत करना, यही बात हुई, तब तक फोन कट गया। जाकिर हुसैन का कहना है कि LIU के जरिए उन्हें परिवार के बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन उसके बाद से कोई और जानकारी उन्हें नहीं मिली है। भारत सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि
उम्मीद यही है कि भारत सरकार ही इनको वापस ला सकती है। बस एम्बेसी वगैरह में कहीं बातचीत हुई? कोई बात नहीं हुई, एम्बेसी वगैरह में कहीं कोई बात नहीं हुई हमारी। विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया? किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। मैंने बिटिया को एक दिन कहा था, मैंने कहा बेटा मैंने आप लोगों का वो पासपोर्ट वगैरह सारा यूएलओ पे दे रखा, पहले भी दिया था, शायद वो 12 दिन की जंग हुई थी उस दौरान भी यहाँ से दिया था। तो कहने लगे वो हमसे भी लेके गए हैं पहले, अभी तक तो कोई वहां पे भी नहीं आए। अंबाड़ी गांव के ही रहने वाले अयूब खान भी अपने भतीजे को लेकर चिंतित हैं, जो पत्नी के साथ ईरान में रहता है। अयूब खान को उम्मीद है कि भारत सरकार उनके भतीजे के परिवार की वापसी में मदद करेगी। ईरान में भतीजा है मेरा और बहू है हमारी ना, उसकी घर वाली है। वो भी पीछे आए थे यहाँ पे, उसके बाद फिर चले गए थे। तो इत्तफाकन वहाँ जंग हो गया, तो अभी ये वहीं पे ही है, फंसे हुए हैं। तो ये अभी जनवरी में चले गए थे। वैसे पढ़ तो 4-5 साल से रहा है वहाँ पे, तो बीच में आए थे, फिर अभी जनवरी में चले गए। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए वहाँ से, कि अगर लिफ्ट वगैरह करेंगे तो सरकार का सहयोग हो और वो कुशल सकुशल अपने घर आ जाए। इजराइल अमेरिका के साथ ईरान का युद्ध खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ईरान में रह रहे भारतीयों के परिजन भारत में अपने परिजनों की सलामती की दुआएं कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सभी सही सलामत वापस अपने वतन लौट आएंगे। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।